स्वागत दोस्तों, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। यंग जनरेशन को लेकर जो नई पीढ़ी है हमारी, उसको लेकर पुरानी पीढ़ी हमेशा हिकारत की नज़रों से देखने की आदी है। इसे कहा जा सकता है रवायत है। हमारे पेरेंट्स हमारे चाल चलन को लेकर, हमारी शिक्षा को लेकर, हमारी तहजीब को लेकर टिप्पणी करते रहते थे। हम अपने बच्चों के साथ यही करते हैं। ये एक रवायत है। सोशल मीडिया का ये दौर कोविड-19 के दिनों में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खबरें आ रही हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, बच्चों के प्रति माँ बाप का गुस्सा भी इन दिनों बढ़ रहा है। बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनको आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही है। एक्चुअली सही बात यह है कि माँ बाप, चाहे हम हों या हमारे माँ बाप रहे हों, हम लोग अपने आप को नई पीढ़ी के अनुसार, नए चाल चलन के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि रही सही कसर इन दिनों कोविड-19 ने पूरी कर दी। स्कूल कॉलेज बंद हैं। पेरेंट्स इस संक्रमण काल के दौरान में बच्चों के अवसाद को नहीं समझ पा रहे हैं। पढ़ाई का दबाव बनाया जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई करने का दबाव इतना ज़्यादा है और आउटडोर एक्टिविटी कम है, इसलिए बच्चों में गुस्सा बढ़ रहा है। बहरहाल, ऐसे समय में जब यंग जनरेशन की परिपक्वता को समझने का मौका मिलना बहुत कम है, मुझे अपने ही घर से यंग जनरेशन को समझने का एक मौका मिला, एक अद्भुत अनुभव हुआ। और वो ये कि मेरी 14 बरस की बेटी जायरा ने, जिसका असली नाम कात्यायनी जोशी है, लेकिन चूँकि उसने स्वतः डिक्लेयर किया कि वो जाति में यकीन नहीं रखती है, धर्म में भी उसकी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना नाम जायरा और उसके साथ जोड़ दिया मेरी माँ का नाम जया। तो कोई कास्ट नहीं है। जायरा जया ने मुझे भीमा कोरेगांव कांड पर कुछ सवाल पूछ डाले। I can say that I was literally shocked when she asked me about this incident of Bhima Koregaon and about Professor Hani Babu. और जानिए, मेरी बेटी ने मैंने उसको स्पष्टीकरण दिया, उसको समझाने का प्रयास किया, तब उसने क्या कहा। वो मुझसे बोली कि बब्बा, what kind of democracy we are living in when we cannot speak our mind freely. उसकी गुस्सा, उसकी उत्तेजना के कारण, जो असल कारण था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू की जुलाई में हुई गिरफ्तारी है, जो NIA ने की है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। पूछने पर पता चला, मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि प्रोफेसर हनी बाबू से तुम्हारा क्या संपर्क, या तुम कैसे जानती हो प्रोफेसर हनी बाबू के बारे में। तब उसने बताया कि प्रोफेसर हनी बाबू की बेटी फरजाना उसकी क्लास फेलो है, उसकी दोस्त है। बहरहाल, उसे पूरा प्रकरण समझाने के लिए मुझे इस पूरे प्रकरण को दोबारा से समझना पड़ा, डिटेल्स में जाना पड़ा, और तब मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आपसे अपने विचार साझा करूं, समझने का प्रयास करें कि भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई तो क्यों हुई थी, उसके तह में क्या था। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस फेसबुक लाइव को लाइक करेंगे और तार्किक संवाद करेंगे। इसलिए भक्तगणों से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अनुरोध है कि तार्किक टिप्पणियां करें ताकि स्वस्थ संवाद हमारा स्थापित हो सके। महाराष्ट्र का एक गांव है कोरेगांव, महाराष्ट्र में, पुणे के नज़दीक है। यहाँ 1 जनवरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज और मराठा शासक बाजीराव पेशवा द्वितीय की फौज आमने सामने थी। मराठा साम्राज्य 18वीं शताब्दी तक, 18th सेंचुरी तक बहुत शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था, पेशवा साम्राज्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मराठा शासकों का शरण काल, उनका डूबने का समय शुरू हुआ। 1802 आते आते ज़्यादातर मराठा महाराजाओं ने, क्षत्रपों ने ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश फौज के आगे समर्पण कर दिया, उनके साथ संधियाँ कर ली और उनके अधीन काम करना स्वीकार कर लिया था। इन लोगों में पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर की होलकर साम्राज्य के लोग,
बड़ौदा के गायकवाड़ राजवंश, नागपुर का भोसले राजवंश शामिल था। बाजीराव पेशवा सेकंड, बाजीराव पेशवा द्वितीय अकेले ऐसे मराठा शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के समक्ष हथियार नहीं डाले। हालांकि उन्होंने कई बार अंग्रेजों के साथ ट्रीटीज़ की, संधियां की, लेकिन वो संधि उनकी टूट जाती थी और उनके विद्रोही तेवर बने रहे। नवंबर 1817 में बाजीराव पेशवा द्वितीय को अंततः अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। वे भाग के सतारा चले गए। बाजीराव पेशवा अपनी शर्तों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करने को तैयार थे। जैसा मैंने कहा, उन्होंने यह समझौता किया भी, जिसके चलते पेशवा वंश को मराठाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे सर्वश्रेष्ठ माना, घोषित किया। लेकिन बाजीराव की अंग्रेजों के साथ पटरी ज़्यादा चली नहीं। उन्होंने पुणे को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए माफ़ कीजिएगा 5 नवंबर 2017 को अपनी फौजें भेज दी। बाजीराव द्वितीय ने इससे पहले बाकी मराठा राजवंशों के साथ संपर्क साधा था। उनको उम्मीद था कि पेशवा साम्राज्य वापस स्थापित करने के लिए सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले आदि उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा रानी लक्ष्मीबाई की कविता कहती है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। ये सब अंग्रेजों के पिट्ठू हो गए थे जितने राजवंश थे। जनवरी 1818 को पुणे के निकट कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 को पुणे के निकट कोरेगांव में हुए युद्ध में बाजीराव की सेना पराजित हो गई। अंग्रेजों के साथ उन्हें समझौता करके महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों ने उन्हें कानपुर के पास बिठुर में निर्वासित कर दिया। वे वहीं जाकर रहने पड़े। उनसे राजा का टाइटल, उनसे पेशवा का टाइटल भी छीन लिया गया था। केवल वो अपने नाम के आगे राजा लगा सकते थे। ये इसका बैकग्राउंड था। बाजीराव की कोरेगांव युद्ध में पराजय का श्रेय ब्रिटिश सेना की महार रेजिमेंट को जाता है। दलित जाति के योद्धा इस रेजिमेंट में थे, जिसने पेशवा साम्राज्य के दौरान उनको मिली उपेक्षा और प्रताड़ना का बदला इस युद्ध के दौरान बाजीराव द्वितीय से लिया। उनके अंदर ये प्रतिशोध की भावना बरसों से, दशकों से धधक रही थी। और देखिए, जाति का खेल ही आज की वर्तमान समस्या के मूल में भी है। हिंदू और मुस्लिम, जो मेरी समझ कहती है, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई अब इस देश में कम होगी, क्योंकि जिनको जो पाना था और धर्म के नाम पर जितना विभाजित मुल्क को करना था, देश को करना था, वो कर चुके हैं। राम के नाम पर खेल खेला गया और उससे जो साध्य था उसका वो उनको मिल गया। साधन चाहे कितने भी अपवित्र क्यों ना रहे हों। अब जो लड़ाई इस मुल्क में भविष्य में होगी, पूरी मेरी आशंका है, मेरा विश्वास है, वो जाति आधारित होगी। भीमा कोरेगांव का जो पूरा मुद्दा है वो इस जाति समस्या के कारण पैदा हुआ है। महार जाति दलित जाति है, लेकिन ये एक लड़ाकू कौम के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी ने महार जाति के लोगों को अपनी सेना में बहुत तवज्जो दी और बड़े पैमाने पर भर्तियां की। महार सैनिकों ने मराठा राजाओं के पक्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लगातार लड़ाई भी लड़ी थी। पेशवा की फौज में शामिल हो महारों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी वीरता के सैकड़ों किस्से हैं। लेकिन बाजीराव द्वितीय महारों पर यकीन नहीं करते थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेशवा साम्राज्य है, ये जो बाजीराव हैं, ये लोग ब्राह्मण हैं और इनको महारों से, दलितों से खास नाराज़गी थी। बाजीराव द्वितीय का जब शासन आया, उन्होंने अपनी फौज से महार जाति के लोगों की भर्ती बंद कर दी और उनको तवज्जो देनी बंद कर दी। उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। यही कारण था कि 1 जनवरी 1818 को जब भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों की सेना और भारतीय की सेना आमने सामने हुई, तो हर बार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाले महार इस बार अंग्रेजों के साथ थे।
जैसा मैंने आपको बताया, पेशवा उच्च जाति के ब्राह्मण थे। जातिगत विद्वेष ही वर्तमान का जो कोरेगांव की हिंसा है, जो प्रश्न मेरी पुत्री ने मुझसे पूछा था, उसके विवाद का मूल में यही जातिगत विद्वेष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1 जनवरी 2027 को कोरेगांव में हुए जश्न में शामिल इन्हीं जातिगत कारणों से हुए थे। ये जश्न क्या है? ये जश्न पिछले 200 वर्षों से महारों की पेशवाओं पर जीत के रूप में मनाया जाता है। यानी कि महार जाति के लोग इसको अपना विजय दिवस के रूप में मनाते हैं कि उन्होंने पेशवा द्वितीय की सेना को पराजित किया था। तो कोरेगांव जो पुणे के निकट गांव है, वहाँ पर ये एक स्मारक है पूरा का पूरा। इसमें 49 उन सैनिकों के नाम लिखे हैं जो सैनिक मारे गए थे इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़ते हुए, जिनमें से 21 सैनिक महार रेजिमेंट के थे। हर वर्ष 1 जनवरी को यहाँ पर जश्न मनाया जाता है महार जाति और अब दलित समुदाय के द्वारा कि हमने ब्राह्मणों को या ब्राह्मण समुदाय को इस युद्ध में हराया था। और जब 2018 आया तो इस जश्न को मनाते हुए, इस जीत को मनाते हुए 200 वर्ष पूरे हो गए थे और एक बड़ा जलसा करने की तैयारी यहाँ पर शुरू हुई। ये स्मारक 60 फीट ऊंचा है और इसको बॉम्बे इन्फेंट्री नाम की अंग्रेजों की रेजिमेंट ने बनाया था। इस विजय दिवस के 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए स्वर्ण और दलित जातियों के मध्य भारी विवाद 1 जनवरी 2018 के दिन देखने को मिला। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नाम के एक संगठन का दावा है कि कहना है कि पेशवा की सेना में हर जाति के लोग थे। इसी प्रकार ब्रिटिश सेना में भी हर जाति के लोग थे, हिंदुस्तान के लोग। इसलिए इसे दलितों की ब्राह्मणों के ऊपर जीत के रूप में मनाया जाना गलत है। उनका कहना है कि अंग्रेज भारत के दुश्मन थे, इसलिए पेशवा के दुश्मन थे, पेशवा राष्ट्रवादी थे, इसलिए उनकी हार को ब्राह्मण वर्सेस दलित की जीत के रूप में मनाए जाने का विरोध होना चाहिए। दलित नेताओं की दलील क्या है? दलित नेताओं की दलील है कि हमारे पूर्वजों ने इस दिन पेशवा साम्राज्य का, एक क्रूर साम्राज्य का अंत किया, इसलिए ये हमारे लिए विजय दिवस है। इसके चलते ही दोनों समुदायों में ठन गई। लगातार मैं आपको स्मरण कराऊं, पिछले 200 सालों से भीमा कोरेगांव में ये जश्न मनाया जाता था, मगर हल्के स्तर पर। अब माहौल कुछ घुर दक्षिणपंथी संगठनों के कारण, पॉलिटिकल पार्टीज के कारण देश में इतना विषाक्तपूर्ण हो चुका है, विषादपूर्ण है कि ये दलितों में भी एक भावना धर गई कि इसको ब्राह्मणों के खिलाफ मानते हुए, उच्च जातियों के, स्वर्ण जातियों के खिलाफ मानते हुए एक बड़ा जश्न किया जाना चाहिए। क्योंकि वे बहुत आशंकित हो चले थे कि जिस प्रकार देश को में एक बंटवारे की लकीर खींची जा रही है, जो हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठाकुरों के बीच में खिंचने लगी है, इसलिए स्वर्ण जातियों के बाहुल्य को रोकने के लिए हमें भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। तो एक तरफ तो आ गए राइट विंग दक्षिणपंथी, दूसरी तरफ आ गए अंबेडकरवादी जो हिंदुत्व के विस्तार से चिंतित थे। 1 जनवरी 2018 के दिन इस विजय दिवस में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आतुर लोगों ने 31 दिसंबर 2017 यानी कि 9 वर्ष की पूर्व संध्या में मीटिंग करी थी, बड़ी मीटिंग, जिसमें दलित चिंतक मौजूद थे। जिग्नेश मेवानी जो गुजरात से एमएलए हैं इस समय इंडिपेंडेंट, वो भी इसमें थे और ऐसा कहा जाता है उन्होंने बहुत उत्तेजित करने वाले भाषण दिए, स्वर्ण लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा भाषण दिए। बहरहाल 1 जनवरी 2018 के दिन जब ये जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी तो ऐसा आरोप है, ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणपंथी गुटों के ये ब्राह्मण महासभा और कई टाइप के ऐसे जातिगत महासभाओं के लोगों ने हिंसा शुरू कर दी। यह हिंसा का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। इस हिंसा के चलते 3 दर्जन के करीब घायल हुए। 28 बरस के एक नवयुवक राहुल पतांगले की मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद 3 जनवरी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। पूरे देश में टेंशन हो गया, टेंशन फैल गया, तनाव बढ़ गया और महाराष्ट्र में तो ट्रेन, बस, सारी सेवाएं बाधित हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई।
जहाँ तक मुझे याद है, जो बॉम्बे के फेमस डब्बे वाले हैं जो नाश्ता खाना पहुँचाने का काम करते हैं, लंच, वो लोगों ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी थी। तो आप अंदाज लगा सकते अस्त व्यस्त हुआ होगा 3 जनवरी को या इस हिंसा के दौरान। जो 31 दिसंबर 2017 को मीटिंग हुई थी, उसमें पुलिस का कहना है हम 250 दलित संगठनों के लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम यलगार परिषद दिया गया। ये सारा मामला यलगार परिषद कांड के नाम से ही जाना जाता है। इसमें 2 पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश हाईकोर्ट के समेत कई दलित चिंतक थे, राजनेता थे। इस सभा में, ऐसा पुलिस की एफआईआर का कहना है, उत्तेजक भाषण दिए गए और हिंदूवादी शक्तियों को के बढ़ते प्रभाव को रोकने की बात कही गई। और ये बात सही भी है कि इस मीटिंग के दौरान ऐसी बातें कही गई थी। भीमा कोरेगांव कांड के मूल में एक मुद्दा और भी है, वो भी जाति से जुड़ा है साहब। कहा जाता है कि मुगल बादशाह बाबर ने छत्रपति के शिवाजी के बेटे और मराठा साम्राज्य के संस्थापक संभाजी महाराज को 1689 में मार डाला था और उनके शव के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया गया था। शव को जंगल में बुरी तरह विक्षिप्त करके नदी में बहा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि तब कोरेगांव के निकट एक गांव है बुदरक नाम का, वहाँ पर रहने वाले एक महार जाति के युवक, उनका नाम है गोविंद महार, उन्होंने नदी में कूदकर अपने राजा का, छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज का शव निकाला और उसका बहुत प्रतिष्ठा के साथ, हिंदू रीति रिवाजों के साथ दाह संस्कार किया गया था। गोविंद महार की याद में एक स्मारक उनकी मृत्यु के बाद संभाजी महाराज के साथ ही, संभाजी महाराज का जहाँ पर स्मारक है वहाँ पर बनाया गया है। मराठा लोग, जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, वो इसे अपना अपमान मानते हैं। उनका ये कहना है कि गोविंद महार का संभाजी महाराज के दाह संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको लेकर भी दोनों जातियों में बड़ा तनाव रहता है। बहरहाल 2 जनवरी 2018 को इस दंगों के बाद, इस हिंसा के बाद जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके बाद हिंदुत्ववादी नेता, 2 नेता जो ब्राह्मण महासभा से जुड़े थे, संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोरे के खिलाफ एक एफआईआर अनीता साल्वे नाम की एक चश्मदीद गवाह ने दर्ज कराई, जिसमें इन 2 नेताओं को हिंसा करने का दोषी बताया गया था। इस एफआईआर पर लेकिन हिंदुत्ववादी नेताओं पर पुणे की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई करने का ढोंग किया। और लेकिन 8 जनवरी को एक एफआईआर और दर्ज कराई गई जो कि दलित नेताओं पर दर्ज हुई। उस पर पुणे पुलिस सुपर एक्शन में आ गई। एक तरफ पुणे पुलिस, और मैं आपको याद दिला दूं, तब देवेंद्र फडणवीस यानी कि भाजपा की, यानी कि दक्षिणपंथी सरकार महाराष्ट्र में थी। तो पुणे पुलिस एक तरफ तो जो दलितों की ओर से, अनीता साल्वे की ओर से जो मुकदमा दर्ज कराया गया, एफआईआर नंबर 2 से कहा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिलिंद एकबोरे और संभाजी भिड़े पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस का कहना था ढूंढ रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ 7 मार्च 2018 को एक कथित वैचारिक संस्था फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स शामिल थे, उन्होंने 5 दिन बाद ही एक अपनी रिपोर्ट अपनी तरफ से एक तरफा सुमोटो जारी कर दी, जिस थी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले, राइटिस्ट विंग से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों नेताओं को बरी कर दिया कि साहब इनकी गलती नहीं थी। और इस रिपोर्ट में, फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी नाम की संस्था की रिपोर्ट में, इस पूरे दंगों के पीछे माओवादी शक्तियों का हाथ बटाया। अब साहब इसके बाद तो पुणे पुलिस की चाल ही बदल गई। याद रहे, देवेंद्र फडणवीस यानी भाजपा की सरकार थी। 8 जून 2018, 8 जून यानी कि 4 या 5 महीने बाद, माओवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में सुरेंद्र गाडलिंग कौन है? नागपुर के एक मानवाधिकार वकील हैं और दलित चिंतक हैं। इनको अरेस्ट किया। सुधीर दवले
सुधीर दवले साहब एक जर्नलिस्ट हैं, मराठी पत्रिका विद्रोही के एडिटर हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया। रोना विल्सन जो कि कमेटी रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के सचिव हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया। सोमा सेन जो कि नागपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश की, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तथा प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो रहे मेहरा राउत को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद हिंदुत्ववादी नेता जिन पर हिंसा फैलाने का आरोप था, पुणे पुलिस की रडार से विदा ले गए। एक को अरेस्ट किया गया, भिड़े तो अरेस्ट ही नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति मिलिंद एक बोरे को अरेस्ट किया, बेल मिल गई और भिड़े साहब तो पुलिस के हाथ ही नहीं आए, पुलिस की रडार से हट गए। मामले को माओवादी लिंक का मामला बना दिया गया। कथित माओवादी समर्थकों की इसमें घुसपैठ हो गई, ऐसा पुलिस ने कहा। इस बीच 22 अप्रैल 2018 के दिन इस मामले की एक चश्मदीद गवाह 22 बरस की पूजा साकेत नाम की एक युवती, जो इसमें चश्मदीद गवाह थी, जिसने कहा था कि उसने इन ब्राह्मण महासभा के नेताओं को हिंसा भड़काते देखा है, उसकी लाश एक कुएं में पाई गई। और आप सोचिए मत ज़्यादा कि उसका कोई अपराधी पकड़ा गया होगा, कुछ पकड़ा गया होगा। परिवार का आरोप रहा, परिवार ने कहा कि पुलिस बहुत प्रताड़ित कर रही थी और पुणे पुलिस बार बार कह रही थी कि इस चश्मदीद गवाह से कि वो अपने बयान को वापस ले, मेंटल टेंशन में थी। और बाद में उसकी लाश कुएं में मिली। क्यों उसने सुसाइड किया, मर्डर हुआ, क्या हुआ, आप जानते हैं। जब मैंने आपको बहुत पहले किस्सा बताया था, पुणे के ही आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील शेट्टी की मौत का राज नहीं खुला, तो ये दलित लड़की पूजा के साकेत के हत्या का राज क्या खुला होगा। जो भी हो, फिलहाल उसकी हत्या के प्रयास में इसी मामले से जुड़े एक अन्य चश्मदीद गवाह, जो इस 22 बरस की लड़की पूजा का सगा भाई, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 28 अगस्त 2018 को माओवादी चिंतक कवि वरवर राव, लिए कवि वरवर राव की फोटो अमित जी लेना भूल गए, धन्यवाद अमित जी। एनीवे आप सब जानते हैं में है। कवि वरवर राव सुप्रीम कोर्ट में वकील सुधा भारद्वाज जी, क्रिमिनल लॉयर अरुण फरेरा जी, कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के सलाहकार गौतम नवलखा एवं वर्नोज गोंजावेस के घरों में छापेदारी करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन प्रतिष्ठित लोगों की गिरफ्तारी से खासा बवाल बचा। पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आपको स्मरण होगा, याद होगा, मामला कई लोगों ने, देश के नामचीन बुद्धिजीवियों ने सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन किया, रिट डाली कि ये गलत गिरफ्तारियां हैं, गलत तरीके से की गई गिरफ्तारियां हैं, गलत एविडेंसेस को क्रिएट की गई गिरफ्तारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब हस्तक्षेप किया था और कुछ समय के लिए इन लोगों को जेल ना भेजकर हाउस अरेस्ट करा दिया था। अब ये सभी लोग जेल में हैं। पुलिस का दावा है कि ये सभी या तो माओवादी समर्थक हैं, माओवादी चिंतक या फिर माओवादी चिंतक हैं। 31 दिसंबर 2017 को जो यलगार परिषद की बैठक हुई थी, उसके पीछे भी पुणे पुलिस का दावा है कि यही सब लोग थे। उनका कहना है कि इन्हीं के चलते 1 जनवरी 2018 की हिंसा हुई, क्योंकि उत्तेजक बयान दिए गए थे। नटसल में ये कहा जा सकता है कि जिन हिंदूवादी नेताओं को हिंसा करते हजारों लोगों ने देखा, जिसके चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे, वे सब झूठे। पुणे पुलिस का आरोप कि माओवादियों का हाथ है वो सही। पुलिस इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि इन लोगों और सीपीआई माओइस्ट के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की षड्यंत्र भी इसमें जोड़ दिया गया। वो षड्यंत्र कैसे जुड़ा, उसके क्या प्रमाण थे, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वो आरोप किसी पर भी लग सकते हैं, उस प्रकार के प्रमाण के हिसाब से मैं भी माओवादी चिंतक हो सकता हूं। अमित कुमार जी जो वीडियो बना रहे हैं ये भी नक्सलवादी हो सकते हैं। बहरहाल इस बीच महाराष्ट्र में सरकार बदल गई। उम्मीद तो राष्ट्रवादी की बीजेपी और शिवसेना की सरकार ही बनेगी, लेकिन राजनीति है,
गेम पलट गया, सरकार आ गई कांग्रेस और एनसीपी की मदद से शिवसेना की, भाजपा सत्ता से अलग हो गई। यलगार परिषद या भीमा कोरेगांव कांड से जुड़े लोगों को उम्मीद थी अब शायद कुछ न्याय होगा, सरकार बदल गई है। इससे पहले कुछ होता, प्रधानमंत्री की कथित हत्या करने की साजिश का कथित षड्यंत्र का मामला बनाकर हाई प्रोफाइल इतना बन गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बगैर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से कोई सलाह मशवरा किए बगैर 25 जनवरी 2020 को ये मामला नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA के हाथों में सौंप दिया। उस समय का भी बड़ा हंगामा मचा, उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने बहुत नाराजगी जताई, पर केंद्र सरकार का ये अधिकार है तो उसने ये मामला अपने हाथ में ले लिया। अब जैसे ही NIA इसमें आती है तो हनी बाबू जो दिल्ली विश्वविद्यालय में यही है, हनी बाबू जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उन पर संकट गहराने लगा। क्यों? बाबू पर 10 सितंबर 2019 को पुणे पुलिस ने रेड डाली थी। और कमाल की बात मैं आपको बताऊंगा, आपको पता है और जिन्हें नहीं पता है उनको अपने अधिकारों के तहत पता होना चाहिए। पुलिस सर्च वारंट लेकर आती हैं अगर उनको आपका घर खगालना है, और पुलिस के साथ इंडिपेंडेंट गवाह होने चाहिए जो पुलिस की छापेदारी के दौरान ये नज़र रखते हैं कि पुलिस वाले अपनी ही जेब से निकालकर कोई ऐसा आइटम तो नहीं रख दे रहे हैं जिसको बताया जाए कि ये अपराधी के घर से बरामद हुआ है। ये इंडिपेंडेंट अमूमन अगल बगल के लोग होते हैं जिसके यहाँ छापा पड़ा होता है। पुणे पुलिस को सैल्यूट था, वो इनको पंच कहा जाता है। इन पंचों को, ऐसे 2 या 3 पंच वो अपने साथ पुणे से लेकर आई, जो ना हनी बाबू को जानते थे ना किसी को जानते थे, इसलिए न्यूट्रल नहीं थे, पुलिस के सिखाए हुए थे। उनकी मौजूदगी में हनी बाबू का लैपटॉप, सेलफोन पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। तब बड़ा बवाल मचा था। हनी बाबू ने बाकायदा बयान जारी करके कहा था कि उनका भीमा कोरेगांव से कुछ दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है। लेकिन 24 जुलाई को 2020 को जब 25 जनवरी 2020 को मामला NIA पहुंचा तो 24 जुलाई 2020 को NIA ने उनको सम्मन भेजकर मुंबई स्थित दफ्तर में बुलाया। हनी बाबू दिल्ली में रहते हैं। 5 दिन तक NIA के मुंबई दफ्तर में उनसे पूछताछ के बाद 28 जुलाई को उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूरिंग कोविड पीरियड हनी बाबू जेल में हैं, बाकी अन्य जिन लोगों की तस्वीरें और नाम मैंने सुनाए उनके साथ। हनी बाबू की गिरफ्तारी का भारी विरोध बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया है, देश के जागरूक नागरिकों द्वारा किया गया है। पुलिस प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर जी ने भीमा कोरेगांव मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जाहिर की है। उन्हीं की जनहित याचिका के चलते ही हाउस अरेस्ट के आदेश इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा के मामले में। अब ये मामला पेंडिंग है और इनके साथ ही जिन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था उनमें से अधिकांश तो जेल में हैं और हनी बाबू भी इस समय जेल में है। अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट में रोमिला थापर की याचिका के दौरान पुलिस ने और बाद में NIA ने क्या क्या पक्ष रखा और क्यों इस पूरे मामले में को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात कहा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी के प्रति बिग डेंजर कहा जा रहा है? क्यों पूरे पुलिस की पूरी कार्रवाई को हिंदुत्ववादी ताकतों का षड्यंत्र देश का बुद्धिजीवी वर्ग बता रहा है? इसके लिए मैं अगले वीडियो में विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा मानवाधिकारों से, बोलने की आज़ादी से ही नहीं जुड़ा है, मुद्दा उस आशंका से भी जुड़ा है कि भविष्य में हिंदू मुस्लिम दंगों, हिंदू सिख दंगों को की त्रासदी को बार बार झेल चुका यह देश क्या अब जातिगत हिंसा को भी झेलने के लिए अभिशप्त है? अगला वीडियो से पहले आपसे अनुरोध है, अपने विचार और यदि कोई तथ्य आपके पास हैं मुझे ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।